दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस परीक्षा से संबंधित हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, जो व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या जो मूलतः कितनी है? 33 है। 11 स्वर हैं और 33 क्या हैं? व्यंजन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो दोस्तों, अंतस्थ वर्णों की बात करें तो या, रा, लावा जो होते हैं वो 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। एक तो या, एक या और रा, ला, वा 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ही ऊष्म होते हैं। 4 ही क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। तो टोटल मिलाकर क्या हो गया? ऊष्म की बात करें तो तीनों तरह के सा और एक हा, तीनों तरह के सा और एक हा ऊष्म वर्ण होते हैं और यारा लावा क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो टोटल बोले तो कितने हो गए? 8 हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? हंस पद कह लो या त्रुटि पद कह लो। तो हंस पद या विराम चिन्ह जो होता है, हंस पद विराम चिन्ह जो इस तरह का होता है, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि बीच में अगर कुछ छूट जाए तो उसको बीच में लिखने के लिए हम किस चिन्ह का यूज करते हैं? हंस पद या त्रुटि पद का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी जो है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जीजी विसा। क्या हो जाएगा? जीजी विसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों, जो नेपोलियन शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जो उपाधियां होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? नेपोलियन एक उपाधि है और उपाधि जो होती है वो हमेशा किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों, यहां की बात करें, जो वे है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, क्योंकि पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 आते हैं। एक तो उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं वे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। लेकिन अन्य पुरुष किसका भेद होता है? पुरुषवाचक का ही भेद होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभ्यास का विशेषण रूप है। तो यहां पर दोस्त बात करें कि अभ्यास का विशेषण रूप जो है अभ्यासी होता है। क्या होता है? अभ्यासी होता है। क्योंकि यहां की बात करें, अभ्यास में हम क्या जोड़ेंगे? ई प्रत्यय जोड़ेंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा? अभ्यासी बन जाएगा। काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? तो ये तो दोस्तों विशेषण है, लेकिन कपड़ा की विशेषता किसने बताई? काला ने। कपड़ा कैसा है? काला। तो काला शब्द जो है वो किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक के। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों, मोहन जो है वो कर्ता है, बाजार जो है कर्म है और पहुंच जो गया है वो क्या है? क्रिया है। तो यहां पर कर्ता भी मौजूद है और कर्म भी मौजूद है। कर्ता और कर्म दोनों मौजूद हैं और क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो कर्म पर पड़ रहा है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, यानी कि वह वाक्य जिसमें कर्म मौजूद हो वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? तो आना या अवाना प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। तो दोस्तों, यहां पर हम कहें दौड़ में हमने बाना प्रत्यय लगाया तो मूल क्या बन जाएगा? दौड़वाना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दौड़वाना। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है एक स्थानवाचक होता है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। आशा शब्द जो है वो दोस्तों स्त्रीलिंग है, क्षमा शब्द स्त्रीलिंग है, सेना शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन कष्ट शब्द जो है वो पुल्लिंग है। कष्ट होता है ना कि होती है। तो कष्ट जो है वो पुल्लिंग शब्द है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। तो दोस्तों चौधरी शब्द दे रखा है, यहाँ पर हमें इस चौधरी का क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। तो शब्द हो जाएगा चौधराइन। क्या हो जाएगा, चौधराइन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। तो कथा का तो बहुवचन बनाएंगे तो कथाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कथाएं हो जाएगा। लता का लताएं हो जाएगा। कुटी की बात करें तो कुटिया हो जाएगा बहुवचन। लेकिन सरसों शब्द की बात करते हो, सरसों शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है। तो यहाँ की बात करें तो इसमें जो हो जाएगा भूतकाल का वाक्य है, लेकिन हेतु हेतु मद भूतकाल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे, वर्तमान में क्रिया होने का क्या हो दोस्तों, संदेह हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वाक्य में रेखांकित शब्द कारक है। तो यहां पर जो से है उसमें हमें कारक बताना है। दोस्तों से की बात करें तो एक तो करण में होता है, एक तो किस में होता है, एक तो करण में होता है, और एक अपादान में से का प्रयोग होता है। लेकिन अपादान का जो से का प्रयोग होता है वो अलगाव के लिए होता है, और करण के से का प्रयोग जो होता है वो साधन के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें लिखने का जो साधन है वो पेंसिल है, तो यहाँ पर से का जो प्रयोग किया गया है वो साधन के लिए किया गया है। तो इसमें करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक। जब हम से का प्रयोग साधन के लिए करते हैं तो वो किसके लिए, किसके अंतर्गत जाता है, करण कारक के अंतर्गत जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द की बात करें तो पृथ्वी तो तत्सम शब्द है। पृथ्वी कैसा शब्द है दोस्तों, तत्सम शब्द है। राजा तत्सम शब्द है, नवीन तत्सम शब्द है। लेकिन ईट शब्द की बात करूं तो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो इष्टिका होता है। क्या होता है, इष्टिका होता है। इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, इष्टिका होता है। इस तरह से होता है इष्टिका। ईंट का तत्सम जो होता है वो क्या होता है, इष्टिका। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, पुराना का तत्सम शब्द, पुराना का तत्सम जो शब्द होता है वो पुरातन होता है। क्या होता है, पुरातन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहां पर बात करें, यहां पर उत तो दोस्तों जो है वो उपसर्ग है, और इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द जो है वो थान है। मूल शब्द थान है और उत क्या है, इसमें उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रादेशिक शब्द की बात करें तो दोस्तों इसमें एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं, और ये शब्दांश होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। इसमें मूल शब्द जो है वो प्रदेश है। मूल शब्द क्या है, इसमें प्रदेश है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया है, इसमें प्रत्यय लगाया है, एक प्रत्यय लगाया है, तो शब्द बन गया है प्रादेशिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनुलोम शब्द का विलोम है। तो अनुलोम शब्द का जो विलोम होता है वो प्रतिलोम होता है। क्या होता है, प्रतिलोम होता है। हर्ष का विलोम बताइए। तो हर्ष का विलोम जो होता है, हर्ष माने खुशी, और विषाद होगा, इसका क्या होगा, विषाद होगा। विषाद माने दुख। मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कलापी होता है। क्या होता है, कलापी होता है। आगे चलते हैं, निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है तो मृगांक होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता, मृगांक होगा। आगे है, दिए गए शब्द का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। उत्पात, उत्पाद का मतलब होता है दोस्तों उपद्रव, लड़ाई दंगा। और उत्पाद का मतलब होता है नई चीज का बनाना, यानी वस्तु, उत्पन्न वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपद्रव और उत्पन्न वस्तु। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जिसकी दो माताएं हों उसे द्विमातुर कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमातुर कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला पारंगत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पारंगत कहलाता है। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, नवोड़ा का संधि विच्छेद।
तो दोस्तों नवोढ़ा का जो संधि विच्छेद होगा वो नवधन उढ़ा होगा, नवधन उढ़ा होगा, और ऊबी जो होगा वो दीर्घ होगा। कैसा होगा? दीर्घ होगा। नवधन उढ़ा से मिलकर बनेगा नवोढ़ा, क्योंकि इसमें कौन सी संधि है? इसमें है दोस्तों गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, इसमें गुण स्वर संधि है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों अगर हम नेत्रहीन का समास विग्रह करें, तो नेत्रहीन का समास विग्रह करें तो नेत्र से हीन, क्या बोलेंगे? नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। तो दोस्तों यहां पर हम बात करें, क्योंकि कारक चिन्ह जो से है वो उसका लोप हो चुका है, और लोप होकर शब्द क्या बन गया है? नेत्रहीन बन गया है। तो कारक चिन्ह जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? कारक चिन्ह की बात करें तो वो तत्पुरुष समास में आते हैं। कारक चिन्ह की बात करें तो तत्पुरुष समास में आते हैं, और 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। आगे देखते हैं, इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों यहां पर निषेध की बात कर रहे हैं, यानी मना कर रहे हैं, निषेध। तो निषेध जो है वो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। किसी चीज का जब मना की जाती है तो इसकी बात करें, वो किसके अंतर्गत आता है? वो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहां पर एक बात बताने दोस्तों हम आपको, कि हस्ताक्षर जो शब्द है वो आपका बहुवचन शब्द है। हस्तांतर हमेशा किस में प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम बात करें मैंने हस्ताक्षर कर दिया, कर दिया नहीं यहां पर, क्योंकि हस्तांतर शब्द जो है वो बहुवचन में होगा, कर दिए होगा, तो यहां पर ये गलत हो गया। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने भी कह रहे हैं और अपने भी कह रहे हैं, यानी कि 2 सर्वनामों का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर बहुवचन होता है, कर दिए कह रहा है, तो ये आपका क्या हो सकता है? गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी कह रहे हैं और अपना भी कह रहे हैं, तो सर्वनाम 2 का प्रयोग हो रहा है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, दोस्तों यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में रस की बात करें तो दोस्तों रस से जो है वो हमें आनंद की अनुभूति होती है। रस से क्या होती है? आनंद की। तो साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, यानी जितने मुंह उतनी बातें, यानी एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन देना। आगे चलते हैं, अगला है घोंगा बसंत का मुहावरे का अर्थ। तो घोंगा बसंत का मतलब होता है दोस्तों मूर्ख। घोंगा बसंत किसे कहते हैं? मूर्ख को कहते हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका बहुत प्रसिद्ध है रचना, तो आपको दोस्तों पता होगा इसका जो रचनाकार है वो कौन है? रसखान है। कौन है? रसखान। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ, सौर से यानी अपभ्रंश से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।